हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिद्धांत आप सभी को स्टडी आरजेएस में स्वागत करता हूं। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का नेक्स्ट सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लोक प्रशासन जो स्टार्ट करेंगे ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट, एनटीए, जीआरएफ, DSSB, पीजीटी की नवोदय विद्यालय की जो एग्जामिनेशन होती है, केंद्रीय विद्यालय की जो एग्जामिनेशन होती है, पीजीटी के लिए जो भी लेवल के एग्जामिनेशन होती है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोक प्रशासन के बारे में आज का जो मेन टॉपिक है मेरा जो है एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का उदय एक लोक प्रशासन के रूप में कैसे हुआ, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोक प्रशासन का मदर यानी कि पॉलिटिकल साइंस से उदय हुआ है, तो लोक प्रशासन का उदय पॉलिटिकल साइंस से कैसे हुआ, इस टॉपिक को हम लोग आज डिटेल से करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोक प्रशासन का राजनीतिक विज्ञान से चरमबद्ध तरीके से सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है और एक राजनीतिक विज्ञान के रूप में मर्ज हुआ। तो ये पहला स्टेज जो आता है लोक प्रशासन का, जिसको हम लोग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डाइकोटॉमी के नाम से जानते हैं, इसका टाइम पीरियड है 1887 से लेकर के 1927 के बीच में। दूसरा जो स्टेज आता है लोक प्रशासन का, जिसे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, 1927 से लेकर के 1937। थर्ड जो हमारा स्टेज आता है जिसको चैलेंज टू पैराडिज्म के नाम से जानते हैं, 1938 से लेकर के 1950 से लेकर कहते हैं। कई बार इसको डेट लेकर के कंट्रोवर्सी है, विवाद है, इसलिए इसका डेट जो है कई बार इसको 1950 भी कहा जाता है या 1947 तक ही माना जाता है। फोर्थ जो स्टेज आता है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का संकट और पहचान का समय है, जो 1948 से या 1950 से कंसिडर की जाती है, 1970 तक कंसिडर की जाती है। सेकेंड नेक्स्ट जो हमारा स्टेज आता है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का उदय एक लोक प्रशासन के रूप में हुआ 1970 से लेकर करके 1990 के बीच में। सिक्स स्टेज जिसको हमें माना जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू गवर्नेंस की बात उठती है या टू गुड गवर्नेंस की बात है। ये 1990 से लेकर 1990 से ऑनवर्ड कंटिन्यू मानी जाती है, 1990 से ऑनवर्ड मानी जाती है। नेक्स्ट स्टेज जो हमारा है फ्यूचर ऑफ डिजिटल या ई गवर्नेंस की बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, जिसका कंसेप्ट आता है। और नेक्स्ट इसमें जो डायमेंशन पढ़ेंगे स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में लोक प्रशासन का उदय कैसे होता है और इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में। तो मैंने कहा लोक प्रशासन एक विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान से यानी पॉलिटिकल साइंस से सेपरेट कैसे हुआ, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है और एक क्रमबद्ध तरीके से इसको सेपरेट किया गया है। तो इस इतिहास को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि लोक प्रशासन एक लोक प्रशासन सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में किस प्रकार का इमरजेंस हुआ और लोक प्रशासन हम एक विषय के रूप में कब इंडिया में अपनाया गया या पूरे वर्ल्ड में अपनाया गया, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ओके, कंटिन्यू करते हैं हम लोग का नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप पढ़ने का प्रयास करते हैं पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी के बारे में डिटेल से पढ़ना के प्रयास करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वीडियो बने रहेंगे, काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। सबसे पहला जो इसमें देखने का प्रयास करते हैं एन इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिगिनिंग फ्रॉम द 18th सेंचुरी। लोक प्रशासन का उदय एक सब्जेक्ट के रूप में होता है 1800 ईस्वी में, 18th सेंचुरी में 1800 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। देखो कि 1800 में शुरुआत मानी जाती है 18th सेंचुरी में, लेकिन ये लास्ट स्टेज है जहाँ पर 19th सेंचुरी में इसकी मेन रूप से इसकी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी का कंसेप्ट आता है। और ये कंसेप्ट 1887 से लेकर के 1926 के बीच का फेज जो होता है, जिसको हम लोग
पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी के नाम से जानते हैं। इनमें से सबसे बड़ा नाम आता है सबसे पहला वुल्डो विल्सन। वुल्डो विल्सन एक ऐसे लिखते हैं, ऐसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली इन 1887। 1887 ईस्वी में लोक प्रशासन के ऊपर पहला लेख लिखा गया वुल्डो विल्सन के द्वारा, और इस लेख का टाइटल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली इन 1887। दिस इज ए फाउंडेशन ऑफ सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमेटिक स्टडी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस ऐसे के कारण एक फाउंडेशन बना, एक बेस बना, एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में या सिस्टमेटिक स्टडी के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेपरेट स्टडी के रूप में एक विकास हुआ। वुल्डो विल्सन डिस्क्राइब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए फील्ड ऑफ बिजनेस। यानी वुल्डो विल्सन ने डिस्क्राइब करने का प्रयास किया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसका फील्ड है, बिजनेस का फील्ड है। और इसके कई सारे पॉइंट, इन्होंने महत्वपूर्ण पॉइंट का डिस्कशन किया। सबसे पहला टू स्ट्रेंथन टू द गवर्नमेंट, यानी कि इसका काम होता है गवर्नमेंट को मजबूत करना। टू मेक इट्स बिजनेस मोर बिजनेस लाइक, यानी अपने बिजनेस को मोर बिजनेस लाइक बनाने का। टू स्ट्रेंथन द प्योरिटी ऑफ प्यूरिफाई द इट्स ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्यूरिफाइड करने का एक तरीका है, यानी एम्पावरमेंट करने का तरीका है। फोर्थ पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट बताने का प्रयास करता है टू क्राउन इट्स ड्यूटीज विद द डाउटफुलनेस, यानी कि जो क्राउन की जो ड्यूटी है उसकी ड्यूटीनेस है, कर्तव्य जो है, या ड्यूटीफुलनेस क्या है, उसकी कर्तव्य बोध क्या होती है, उसको बताने का प्रयास करता है। तो हमने देखा वुल्डो विल्सन इस लेख के माध्यम से कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चर्चा करता है, और जिसके कारण एक फाउंडेशन बनता है लोक प्रशासन को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने का या एक बेस बनने का प्रयास होता है, ताकि जो है ये पॉलिटिकल साइंस से लोक प्रशासन को सेपरेट किया जाए। और एक मेन इनका फोकस था कि लोक प्रशासन एक बिजनेस लाइक सब्जेक्ट है, फील्ड ऑफ बिजनेस है। अब दूसरा जो स्कॉलर इसमें आते हैं, एक काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, कई बार पेपर में आ जाता है। वुल्डो विल्सन इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का जनक वुल्डो विल्सन फादर कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। दूसरा जो इसमें स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है फ्रैंक जे गुडनाउ। फ्रैंक जे गुडनाउ इन हिज बुक, इन्होंने अपनी बुक में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश्ड किया 1900 में, 1900 ईस्वी में फ्रैंक जे गुडनाउ के द्वारा एक पुस्तक पब्लिश किया गया जिसका नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन 1900, 19वीं सदी यानी 1900 ईस्वी में इसका पब्लिश्ड किया गया। गुडनाउ पॉलिटिक्स हैज़ टू बी टू द faith of politics, and politics has to be the faith of politics and expression of the state will, whereas administration is a execution या expression of policy। एक तरह से जो पॉलिसी होता है, पॉलिसी के किसका भाग है, एडमिनिस्ट्रेशन का भाग है, जबकि पॉलिटिक्स का क्या भाग है, पॉलिटिक्स का काम होता है एक्सप्रेशन करना, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करना। तो यहाँ पर फ्रैंक जे गुडनाउ अपनी मतलब एक तरह से सेपरेशन करने का बात करते हैं, यानी कि अपना एक्सप्रेशन देने का प्रयास करते हैं लोक प्रशासन में। और लोक प्रशासन के ऊपर ये पहली पुस्तक था जो मॉडर्न सेंचुरी में, या कह सकते हैं कि मॉडर्न एरा में लिखा गया फ्रैंक जे गुडनाउ के द्वारा पहली पुस्तक है। देखो वुल्डो विल्सन के द्वारा जो पुस्तक जो ऐसे लिखा गया था, लेख लिखा गया था, जबकि फ्रैंक जे गुडनाउ के द्वारा पहली पुस्तक लिखा गया, फर्स्ट बुक लिखा गया। नेक्स्ट इसमें स्कॉलर आते हैं जिनका नाम है एल डी वाइट। अब इनके कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करने का पॉइंट करते हैं फ्रैंक जे गुडनाउ के बारे में। फ्रैंक जे गुडनाउ इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रैंक जे गुडनाउ जो हैं
अमेरिकन लोक प्रशासन के फादर कहलाते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, इन्होंने शुरुआत अपनी 20th सेंचुरी में किया। पब्लिक सर्विस मूवमेंट, अमेरिका के अंदर पब्लिक सर्विस मूवमेंट स्टार्ट हुआ और लगभग में अमेरिकन यूनिवर्सिटी इसमें शामिल था। यानी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज मस्ट बी इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। दिस मूवमेंट फॉर द गवर्नमेंट रिफॉर्म, और ये जो मूवमेंट था एक तरह से गवर्नमेंट रिफॉर्म के कारण बनाई गई थी, गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने के लिए मूवमेंट चलाई गई थी। द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन इन द इट्स 1914 report stated that one of the concern of the political science was to train a specialist for the government position। यानी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए जो हमारा लोक प्रशासन है वो ट्रेंड के रूप में एक विकसित होने का प्रयास कर रहा पॉलिटिकल साइंस से अलग। इन 1920, 1926, 1926 एल डी वाइट, ये तीसरा स्कॉलर है एल डी वाइट। इंट्रोडक्शन to the study of public administration was published. It was the first textbook of the public administration. With its publication, the subject picked up academic legitimacy। देखो अकाडमिक लेवल पर पहली टेक्स्ट बुक जो उपलब्ध हुआ वो एल डी वाइट के जो पुस्तक लिखे गए थे, द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 टेक्स्ट बुक के रूप में ये उपलब्ध हुआ लोगों के लिए, और एक फेमस के रूप में, एक फेमस बुक के रूप में उपलब्ध हुआ जो अकाडमिक लेवल पर स्टडी किए जाने लगा। हालांकि इसके पहले भी मैंने बताया है कि फ्रैंक जे गुडनाउ का एक बुक था, लेकिन फ्रैंक जे गुडनाउ का एक टेक्स्ट बुक के रूप में इमर्ज नहीं था, टेक्स्ट बुक नहीं था, उपलब्ध के रूप में नहीं था एकेडमिक लेवल पर। लेकिन ये जो एल डी वाइट की जो बुक लिखा गया 1926 में, वो टेक्स्ट बुक के रूप में एकेडमिक लेवल पर एक तरह से मान्यता मिल गया, जिसे एक लोक प्रशासन के विषय के रूप में इसको स्टडी करने का या जानने का, इंटरेस्ट दिखाने का एक बहुत बेटर मौका था लोगों के पास। अब है सेकेंड स्टेज। मैंने पहला स्टेज में 3 स्कॉलर का नाम लिया है। पहला स्टेज में मैंने 3 स्कॉलर का नाम लिया है, वुडरो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ और एल डी वाइट। वुडरो विल्सन स्टार्ट किया 1887 ईस्वी में, 1887 में एक एसे के द्वारा शुरुआत किया गया। दूसरे जो स्कॉलर थे फ्रैंक जे गुडनाउ, जिसे अमेरिकन लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है, उसने शुरुआत किया बुक के रूप में शुरुआत किया, जबकि एल डी वाइट एक टेक्स्ट बुक के रूप में एकेडमिक लेवल पर अपनी बुक को उपलब्धता करवाई पब्लिकेशन के साथ, और टेक्स्ट बुक के रूप में एकेडमिक लेवल पर उपलब्ध हुआ। अब है लोक प्रशासन का कितने स्टेज होते हैं, ये भी कई बार कंट्रोवर्सी का विषय है, कई बार अलग अलग स्कॉलर का अलग अलग मान्यता है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल 5 to 6 स्टेज सभी एक्सेप्ट करते हैं। तो हम आज जो सेकेंड स्टेज की बात करेंगे, फर्स्ट स्टेज में हमने 3 स्कॉलर को स्टडी किया। तो सेकेंड स्टेज जो हमारा है, जिसको हम लोग कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से लेकर के 1937, इसमें से जो फोकस किया गया द एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखेंगे सिद्धांत बनाने का पर्पस क्या था, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट लेवल पर रिफॉर्म करना, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर रिफॉर्म करने का अर्थ था कि गवर्नमेंट लेवल पर बहुत सारे क्राइसिस आना शुरू हुआ था, जिसके कारण नए सब्जेक्ट के रूप में, एक तरह से नए संशोधन के रूप में, रिसर्च के रूप में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे थे। तो फर्स्ट स्टेज में हमने कंप्लीट किया पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, और सेकेंड स्टेज हमारा जो है द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से लेकर के 1937, और ये जो मुख्य फोकस है एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक्स पे फोकस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सल रिलेवेंस, यानी जो हमारा प्रिंसिपल बनाई जाए वो किस पर आधारित होनी चाहिए, सार्वभौमिक, एक तरह दक्षता पर आधारित होनी चाहिए, सार्वभौमिक, एक नेचुरल साइंस पर आधारित होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट पर आधारित होनी चाहिए, ताकि इसका एक कंट्री का एक्सपेरिमेंट दूसरी कंट्री में एक रिलेवेंस अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी हो। तो ये एक यूनिवर्सल रिलेवेंस बनाने का प्रयास की गई। इसमें सबसे पहले स्कॉलर का नाम होते हैं एफ डब्ल्यू बिलोबी। एफ डब्ल्यू बिलोबी
प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में एक पुस्तक पब्लिश किया। इसके अलावा दूसरा इसमें स्कॉलर आते हैं हेनरी फेयोल, इन्होंने इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1916 में पब्लिश्ड हुआ। MP फॉल्ट क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, मूने एंड रेले ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931, गुलिक एंड उर्विक पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। देखो कि इस पुस्तक को लोक प्रशासन का जिन्नत भी कहा जाता है। यानी अपनी जब इस पुस्तक को प्रकाशन हुआ तो लोक प्रशासन अपने परम प्रकाष्ठा पर पहुंचा हुआ था, एक पीकअप पोजीशन पर पहुंचा हुआ था, और इस बुक के कारण इसकी काफ़ी सारी पब्लिसिटी मिली और कब सबसे ज़्यादा फेमस बुक मानी जाती है। मूने एंड रिले की दूसरी भी सिद्धांत था जिसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते थे 1939। ये था लोक प्रशासन को एक सिद्धांत के रूप में, अलग अलग स्कॉलर आकर करके सिद्धांत के रूप में इसको प्रोपाउंड करने का प्रयास किया और अलग अलग सिद्धांत देने का प्रयास किया। और एक तरह से समझा जाए तो लोक प्रशासन एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट माने जाने लगा। एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट का अर्थ कहने का मतलब यहाँ पर कि इसको नेचुरल साइंस के रूप में लोक प्रशासन को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और एक यूनिवर्सल रिलेवेंस वाला सिद्धांत देने का प्रयास किया गया। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ ऑर्थोडॉक्स कहलाता है। इस जो टाइम पीरियड है, द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फोकस किया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट का अर्थ होता है यहाँ पर एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक्स पर फोकस किया गया। सेम लाइक द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में फोकस किया गया। द ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी विल बी इवॉल्व फ्रॉम द दिस नेशन। देखो कि ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का विकास होना शुरू हो गया। और क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्रिंसिपल होता है, एफिशिएंसी और इकोनॉमिक्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिच इट्स रेपुटेशन जिन्नत ड्यूरिंग दिस फेज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये टाइम पीरियड था वो जिन्नत था, एक तरह से लोक प्रशासन का सबसे मतलब सुनहरा अवसर था, सुनहरा जिन्नत पोजीशन पर पहुंचा हुआ था। होली इफिशिएंसी पर भी फोकस किया जा रहा था। एक सिद्धांत जो था मेन रूप से जो सेकेंड स्टेज था, कंप्लीटली फोकस ऑन द इफिशिएंसी। और जो गुलिक एंड उर्विक का जो पुस्तक था उसमें एक सिद्धांत दिया गया पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब का यहाँ पर होता है, पी का मतलब प्लानिंग होता है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी कर सकते हैं, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, सी ओ का मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब रिपोर्टिंग, बी का मतलब बजटिंग। 1937 लूथल एंड गुरिक यानी गुरलिक एंड उर्विक का जो पुस्तक था, लूथल गुरिक एंड उर्विक की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक के कारण ये सिद्धांत वहाँ पर प्रोपाउंड किया गया, पोस्ट कॉर्ब का सिद्धांत प्रोपाउंड किया गया। और इस पुस्तक के कारण ही लोक प्रशासन यहाँ पर अपने पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ था। अब हमारा थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज जो हम फोकस करेंगे, जो थर्ड स्टेज यानी फर्स्ट स्टेज में हमने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी पढ़ा, दूसरी में द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, और तीसरा जो स्टेज है हमारा है चैलेंज टू द पैराडिज्म। देखो कि लोक प्रशासन का जो सिद्धांत प्रोपाउंड किया गया, अब उसका समय आ गया था कि उसको चैलेंज किया जाए, यानी एक्सपेरिमेंट करने का समय आ गया था और उसको एक प्रोपाउंड करने का समय आ गया था। और ये जो टाइम पीरियड है 1938 से लेकर के 1950 या कई बार इसे 1947 तक ही माना जाता है। और ये जो टाइम पीरियड है मेनली जो फोकस करेगा, ये जो फोकस है चैलेंज ऑफ पैराडिज्म, मेन रूप से जो फोकस है ह्यूमन रिलेशन पर फोकस है। क्योंकि हमने देखा कि सेकेंड जो स्टेज था वो एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक्स की बात करता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करता है, क्लासिकल थ्योरी की बात करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात करती है, यूनिवर्सल रिलेवेंस की बात करता है। लेकिन कहीं पर भी ह्यूमन रिलेशन की बात नहीं किया गया, ह्यूमन बिहेवियर की बात नहीं किया, इग्नोरेंस करने की बात की गई ह्यूमन बिहेवियर को, मानव व्यवहार को। तो ये जो थर्ड स्टेज है जिसके कारण हमारा आया चैलेंज टू पैराडिज्म, यानी एडवोकेसी ऑफ द ह्यूमन रिलेशन यहाँ पर आना शुरू हो गया, जिसमें बिहेवियर अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज कैन नॉट बी
सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। इनका मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिटिकल नेचर एंड पॉलिटिकल रोल। यानी कि इसके कारण एकमात्र कारण ये है कि इसका राजनीतिक नीच प्रकृति है और राजनीतिक भूमिकाएं हैं। आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी रिजेक्टेड। जो आइडिया जनरेट किया गया था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी का कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में मर्ज होगा, उसको रिजेक्ट किया गया किसके द्वारा? ह्यूमन रिलेशन स्कूल के द्वारा, बिहेवियर स्कूल के द्वारा, डिसीजन मेकिंग अप्रोच के द्वारा। निगलेक्टेड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो एस्पेक्ट था, अवधारणा था संगठन के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको इग्नोर किया गया किसके द्वारा? पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी के द्वारा। द हॉथर्न एक्सपेरिमेंट। देखो कि हॉथर्न एक्सपेरिमेंट इज ए फेमस फॉर ह्यूमन रिलेशन स्कूल के कारण फेमस है। और हॉथर्न एक्सपेरिमेंट स्टडी 1924 से लेकर के 1932 अंडर द लीडरशिप ऑफ द एल्टन मेयो के रेफरेंस में, नेतृत्व में यहाँ पर हॉथर्न एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया 1924 से लेकर के 1932 में, जिसका रिजल्ट पब्लिश्ड हुआ। द स्टडी गिव राइज। और इस स्टडी ने हमें बहुत सारी चीज़ें दिया ह्यूमन रिलेशन के बारे में। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिलेशन को एस्पेक्ट को शामिल करने का प्रयास किया गया। पॉवेल एपेलवी द बिग डेमोक्रेसी 1947। देखो कि लगभग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, जब समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, लगभग में समाप्त हो चुका था 1947 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जिसके कारण बहुत सारे स्कॉलर पूरे वर्ल्ड में बिग डेमोक्रेसी का एडवोकेसी करना चाहते थे, यानी कि डेमोक्रेसी को प्रोपाउंड करना चाहते थे, सोशलिज्म को प्रोपाउंड करने का प्रयास किया जा रहा था। हर्बर्ट साइमन दूसरे जो स्कॉलर थे, हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इनके सिद्धांत का नाम है। द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी इनके अप्रोचेस का नाम है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन्हें 1927 में पब्लिश्ड किया। रॉबर्ट ए डहल द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स इन्हें 1948। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 3 समस्याएं हैं, और वो 3 समस्याएं इन्होंने अपनी द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिश करने का प्रयास किया। द मार्च एंड साइमन ऑर्गेनाइजेशन 1948। कैरेट एंड मार्क्स द बिहेवियर थ्योरी ऑफ द फॉर्म 1963। मार्च द हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1965। जेडी थॉम्सन ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन ऑफ 1967। अब देखो कि एक तरफ जहाँ चैलेंज किया जा रहा था, पैराडिज्म था, लोक प्रशासन के जो प्रिंसिपल बनाए गए थे उसको चैलेंज करने का प्रयास किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ लोक प्रशासन एक नए क्राइसिस से गुजर रहा था, संकट से गुजर रहा था। और इस संकट की घड़ी में ही लोक प्रशासन एक नए फेज की ओर भी बढ़ रहा था। देखो, जब संकट आता है किसी भी समय में, तो बहुत सारे लोक प्रशासन के जो मैक्सिमम स्कॉलर जो बने थे, जो कि पॉलिटिकल साइंस से आते थे, उन्होंने अपना घर वापसी बना लिया, घर वापस चले गए, यानी कन्वर्जन हो गया उनको फिर पुनः लोक प्रशासन से राजनीति विज्ञान की ओर। लेकिन उसमें ही से कुछ ऐसे भी नाम आए जो लोक प्रशासन को एक नए लुक के रूप में इमर्जेंस कर दिया, यानी उसको बढ़ाने का प्रयास किया, उसका उद्भव कर दिया, यानी आगे ले जाने का प्रयास करे। तो लोक प्रशासन के रूप में इमर्ज नहीं हो करके, बल्कि एक नए सब्जेक्ट के रूप में, एक नए आइडिया के साथ, एक नए जो एनर्जी के साथ इमर्जन हुआ, जिसमें लोक प्रशासन के इसमें कुछ नए फेजेस भी आते हैं। और इस फेजे में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि दिस फेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का यहाँ पर उदय एक कंपैरेटिव तुलनात्मक प्रशासन के रूप में हुआ, जिसका मुख्य रूप से
श्रेय F.W. रिक्स को जाता है। और F.W. रिक्स के साथ साथ इनके कुछ सहायक भी होते हैं, जिसमें फिरले हेडी होते हैं, एफ हेडी होते हैं। दूसरा जो यहाँ पर इमरजेंस हुआ, एवोल्यूशन हुआ लोक प्रशासन का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हुआ, जिसका मुख्य प्रवर्तक F.W. रिक्स के अलावा जॉर्ज गान, एडवर्ड बेंडर इत्यादि स्कॉलर आते हैं। थर्ड जो यहाँ पर इमरजेंस हुआ लोक प्रशासन का, वो क्रिटिकल थ्योरी के रूप में हुआ, जिसका प्रोपाउंडर जुरजेन हबरमास हैं। फोर्थ यहाँ पर राइज ऑफ न्यू ह्यूमन रिलेशन, एक तरह से नए मानव व्यवहार के साथ, सिद्धांत के साथ इसका इमर्ज हुआ लोक प्रशासन का। और इसके मुख्य स्कॉलर जो आते हैं, चेरिस आर्गिस, डायगस मैकजॉर्जर, रेनिस लिकर्ट्स, बॉरेन बेरिस एंड एक्सेट्रा आते हैं, मतलब एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर एक और भी काफ़ी महत्वपूर्ण लोक प्रशासन का उदय हुआ है, जिसको इकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन या अप्रोच के नाम से जानते हैं, और इसका भी मुख्य स्कॉलर F.W. रिक्स है। तो अभी तक मैंने 3 बातें, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताया। तो मैंने अभी टोटल 5 पॉइंट है, इसमें से 3 महत्वपूर्ण बातें एक बार रिकॉल करते हैं। पहला कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी मुख्य प्रवर्तक F.W. रिक्स के रूप में होता है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी मुख्य प्रवर्तक के रूप में, चीफ एक्सपोनेंट के रूप में F.W. रिक्स। और इकोलॉजिकल अप्रोचेज, इसका भी मुख्य प्रवर्तक के रूप में F.W. रिक्स का ने इस सिद्धांत का विकास किया। तो देखो कि चैलेंज पैराडिज्म में जो सबसे बड़ा रोल आता है, F.W. रिक्स के कारण ही कई सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विषय जो अभी तक अपना क्राइसिस फेस करने वाला था, चैलेंज चुनौती पेश कर रहा था, उस चुनौती न्यू अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होता हुआ नजर आया कुछ स्कॉलर के कारण। बाकी तो सब रेमेनिक जो लोक प्रशासन का नए नए जो राजनीतिक विज्ञान से स्कॉलर आए थे, वो पुनः वापस अपने राजनीतिक विज्ञान की ओर, सब्जेक्ट की ओर चले गए, अपने मदर सब्जेक्ट की ओर चले गए। लेकिन उनमें ही से कुछ स्कॉलर, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें, मैं बार बार ये बातें बता रहा हूँ, F.W. रिक्स का महत्वपूर्ण बातें हैं। F.W. रिक्स का 3 इन्वेंशन मुख्य रूप से हैं, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा भी और भी इसमें कुछ स्कॉलर शामिल हैं, लेकिन मुख्य प्रवर्तक के रूप में F.W. रिक्स को जानी जाती है। अब 6 पॉइंट इसमें मैं बता रहा हूँ, इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, अब जो बातें इसमें कर रहे हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में मर्ज हुआ। 7th पॉइंट इसमें है एडवोकेसी ऑफ द पब्लिक चॉइस अप्रोच। देखो कि यहाँ पर एक नए कंसेप्ट भी आया, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक चॉइस अप्रोच के रूप में इसका इमरजेंस हुआ। किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक चॉइस अप्रोच के रूप में इमरजेंस हुआ। इसका मुख्य जो हमारा स्कॉलर हैं, मुख्य जो स्कॉलर हमारा हैं, एक सेकेंड, मुख्य स्कॉलर हमारे यहाँ पर हैं, जिनका नाम हमारा है बिरेंट ऑस्ट्रम। बिरेंट ऑस्ट्रम ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्कॉलर हमारे हैं, जो इस स्टेज का, यानी कि पब्लिक चॉइस अप्रोच का प्रवर्तक के रूप में जानते हैं, चीफ एक्सपोनेंट के रूप में जाने जाते हैं, जिनका कि काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है पब्लिक चॉइस अप्रोच के रूप में। नेक्स्ट स्कॉलर आते हैं 3rd स्टेज में ही, चैलेंज टू द पैराडिज्म में ही, डिवाल्डो। या डिवाल्डो का कहना है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नाम की एक पुस्तक लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की कंसेप्ट लेकर के आते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है ए स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1948। रॉबर्ट ए डहल emphasized the environmental effect on the administrative behavior cross the culture studies, comparative studies. C.I. Barnes, the function of executive 1938 में पब्लिश्ड हुआ।
एफ एम मार्क्स, इनकी पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946। तो अभी तक हमने 3 स्टेज के बारे में बात किया, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और थर्ड जो हमने बातें किया जिसको टू द चैलेंज ऑफ पैराडिज्म ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जिसके कारण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नए नए सब्जेक्ट के रूप में, नए नए गोल के रूप में, नए नए इमरजेंस के रूप में उभर करके सामने आया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है जिसको कि हम लोग फोर्थ स्टेज कहते हैं, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, यानी अपनी लोक प्रशासन के अपनी पहचान के ऊपर संकट भी आना शुरू हो गया, जिसको कि हम लोग थर्ड स्टेज में ही हम लोगों ने बातें किया था कि लोक प्रशासन अपने संकट के रूप में इसलिए आया कि राजनीतिक विज्ञान से बहुत सारे जो स्कॉलर आए थे वो अपना घर पुनः वापस चला गया राजनीतिक विज्ञान की ओर, लोक प्रशासन को छोड़ कर के, क्योंकि ये लोक प्रशासन का जो सिद्धांत था उसके लिए पैराडिज्म था, चैलेंज था, और इस चैलेंज के कारण कुछ ही स्कॉलर को छोड़ दिया जाए तो बाकी अपना रिटर्न कम बैक हो गए, और इसी में लोक प्रशासन के ऊपर कुछ संकट भी आया। और ये संकट 2 रूपों में हम यहाँ पर डिवीज़न कर रहे हैं। पहला, लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉलिटिकल साइंस के रूप में 1950 से लेकर के 1970। दूसरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मैनेजमेंट के रूप में इमर्ज हुआ, जिसको कि हम लोग 1956 से लेकर के 1970 तक मानते हैं। इनमें से मुख्य स्कॉलर जो हमारा हैं, जिनको हम लोग जॉन गॉस, इन्होंने आर्टिकल्स लिखा जिसका नाम था ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950। ए थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स आवर टाइम ए थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो थ्योरी है वो हमारा एक तरह से हमारा टाइम है, ये थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स का। दूसरा जो स्कॉलर आते हैं रास्को मार्टिन, इन्हें इन हिज 1952 द आर्टिकल्स कॉल्ड फॉर कंटिन्यूड डोमिनियन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस ओवर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है अभी भी राजनीतिक विज्ञान का डोमिनियन चलता है, ओवरलैपिंग चलती है, और जिसके कारण लोक प्रशासन के ऊपर एक संकट का बादल मंडराता हुआ नजर आया। लेकिन F.W. रिक्स जैसे स्कॉलर के कारण डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन और इकोलॉजिकल अप्रोचेस के कारण या न्यू इमरजेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण लोक प्रशासन एक नए सब्जेक्ट के रूप में अपनी पहचान को बनाए रखने में, मतलब कि उनके पास अपॉर्चुनिटी था, बनाए रखा, लेकिन जो ट्रेडिशनल लोक प्रशासन था उसका एक तरह से डिक्लाइन हो गया। तो हमारा फिफ्थ स्टेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन का पुनः लोक प्रशासन के रूप में उदय होना। और इसके कई सारे कारण हैं। अगर पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो की बात करें तो उस समय पुनः पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस का फेज आया था। 1970 का एरा को याद करो पूरे वर्ल्ड में, तो एक तरह से पूरे वर्ल्ड का आर्थिक मंदी का दौर था, संकट का समय था, और इस आर्थिक मंदी के कारण पुनः एक लोक प्रशासन को लोक प्रशासन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में एक्सेप्टेड करने का प्रयास किया गया, यानी इमरजेंस होने का प्रयास हुआ। और इसका था इस स्टेज में महत्वपूर्ण जो बातें हुआ वो था, पहला द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक नया कॉन्सेप्ट आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिवेंटिंग ऑफ द गवर्नमेंट का रिवेंटिंग, एंटरप्रेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट, कैटलिस्टिक ऑफ द गवर्नमेंट, कम्युनिटी ओरिएंटेड गवर्नमेंट, मिशन ड्राइवन गवर्नमेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, एक तरह से कस्टमर ओरिएंटेड गवर्नमेंट, इंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट, मार्केट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के रूप में भी लोक प्रशासन का उदय हुआ, एनपीएम के रूप में उदय हुआ, आने की न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में मर्ज हुआ। कंसर्निंग फॉर द पब्लिक पॉलिसी का एनालिसिस करना
भी यहाँ पर मर्ज होना शुरू हो गया। पब्लिक पॉलिसी को एनालाइज करना, विश्लेषण करना भी लोक प्रशासन का एक दायरा बढ़ा। पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि लोक प्रशासन नहीं बल्कि एक पॉलिसी साइंस के रूप में लोक प्रशासन का उदय हुआ। और लोक प्रशासन के अंदर ही हम लोग पॉलिसी साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एनालाइज ऐस करना शुरू कर दिया। डी वाल्डो concluded that the separation between the politics and administration had become the outworn credo। डिवाल्डो का कहना है कि लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से, पॉलिटिक्स से सेपरेट होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा क्रीडो मिला। दूसरा जो इसमें स्कॉलर आते हैं रॉबर्ट टी ग्लोमसवास्की का कहना है कि पब्लिक पॉलिसी अप्रोचेज इज ए टू टाइप्स। यानी पब्लिक पॉलिसी जो अप्रोच था स्टेज इन ए टू बेसिक दो टाइप्स में इन्होंने डिवाइड करने का प्रयास किया। पहला जो था द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल और मेनी लेवल। दूसरा द प्रोग्रामेटिक कैरेक्टरिस्टिक या करेक्टर ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी लोक प्रशासन के जो पब्लिक पॉलिसी था उन्होंने इसको दो रूपों में डिवाइड करने का प्रयास किया। अब देखो कि लगभग में लोक प्रशासन का, मैंने ये भी बात ही कहा था कि लोक प्रशासन का जो डिवीज़न की गई है, स्टेज जो बांटी गई हैं, वो 5 to 6 पार्ट में जनरली ज़्यादातर स्कॉलर बांटते हैं। लेकिन आज के सिनेरियो की बात करें, फ्रॉम 1901 1990 के बाद की घटनाएं को देखें तो लोक प्रशासन नहीं बल्कि लोक प्रशासन गवर्नमेंट के रूप में नहीं बल्कि एक गवर्नेंस के रूप में जाने लगा। और उसके बाद गुड गवर्नेंस के रूप में कंसीडर किए जाने लगा। 1919 ऑनवर्ड कंटिन्यू अभी तक चल रहा है, गुड गवर्नेंस की बात उठाई जा रही है। आज की डेट में 21st सेंचुरी में हम बातें करते हैं कि ई डिजिटल गवर्नेंस की बात करते, ई गवर्नेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करते हैं, ताकि लोगों की सुविधाएं, लोगों की जन आकांक्षाएं बहुत आसानी से पूरा किया जा सके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि लोक प्रशासन का विषय भारत में, इंडिया में कैसे मर्ज हुआ, यानी लोक प्रशासन के रूप में कैसे इंडिया में मर्ज हुआ। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द 1930 1930 से स्टार्ट हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट वन इन द इंडिया। भारत में पहला यूनिवर्सिटी बना लखनऊ यूनिवर्सिटी। फुल कंपल्सरी पेपर ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली बार फुल कंपल्सरी पेपर पब्लिश किया गया। पेपर ऑन MA पॉलिटिकल साइंस में सिलेबस में शामिल किया गया। दूसरा 1937 मद्रास यूनिवर्सिटी फर्स्ट ऑन इन इंडिया हैव द स्टार्टेड डिप्लोमा कोर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो पहली बार MA के सिलेबस में, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में लोक प्रशासन के रूप में कंपलसरी पेपर के रूप में शामिल किया, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी था 1930। 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा लोक प्रशासन के रूप में एक डिप्लोमा कोर्स की स्टार्टिंग की गई। 1949 से लेकर के 1950 नागपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्स्ट ऑन इन इंडिया सेपरेट फुल फ्लैश्ड डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोर्स शुरू किया गया। देखो डिप्लोमा कोर्स मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा, नागपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा पहली बार सेपरेट लोक प्रशासन का डिपार्टमेंट बनाया गया और जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की पढ़ाई स्टार्ट हुआ एकेडमिक लेवल पर। डॉक्टर MP शर्मा फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया
1954 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA एट न्यू दिल्ली। इट इज़ द एक तरह से इट इज़ द रिलेवेंस रिलेटेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च, यानी कि इसका मेन रूप से जो काम है रिसर्च पब्लिश करना, प्रशासन के ऊपर रिसर्च को बढ़ावा देना इन इंडिया एंड द नॉलेज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IJPA, इन इंडियन जर्नल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ये रिसर्च को पब्लिश करता है, रिसर्च को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, प्रमोट करने का प्रयास करता है, केस स्टडी करने का प्रयास करता है इंडिया के अंदर। 1987 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया गया फुल फ्लैश्ड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन UPSC के द्वारा, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। दोस्तों, आज का हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय, इमरजेंस, इवोल्यूशन, अस्तित्व कैसे आया लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से, और साथ में साथ भारत में लोक प्रशासन का कैसे उदय हुआ, उसके बारे में चर्चा का विषय रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।